हेलो स्टूडेंट। सो हमारा बर्नौलीज थ्योरम कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी देखा। अब हम इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम या इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इसको देखते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, जो हम लोग सेकेंड लॉ पढ़े हैं उसी के बेसिस पे ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है, बस इसको स्लाइटली मॉडिफाई किया गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द मोमेंटम प्रिंसिपल विच स्टेट दैट impulse exerted on body is equal to resultant change in momentum of the body। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स लगाया जाता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है कि उस बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है? किसी बॉडी के ऊपर इम्पल्स, जितना इम्पल्स लगाया जाएगा वो इक्वल होगा उसके कि कितना बॉडी का मोमेंटम में चेंज आया। इसको इस मैथमेटिकल टर्म्स में देखिए तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम द सेकेंड लॉ, जब किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स जो एग्जर्ट होता है, कोई टोटल फोर्स जो अप्लाई होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए F इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मैं dt को इस साइड में ले आऊँ तो dt को इस साइड में लाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, F इंटू dt। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ये होता है कि शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कितना फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इम्पल्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट में हम लोग बैट लग आते हैं, तो जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो एक शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, बॉल को बहुत तेज़ी से मारता है। मतलब हो सकता है कि 0.5 सेकेंड या बहुत ही मिनिमम कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक बहुत तेज फोर्स लगता है। तो जो फोर्स एज वेल एज जो शॉर्ट डिस्टेंस, जो शॉर्ट टाइम, जिस शॉर्ट टाइम के लिए वो फोर्स लगाया गया, दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो इम्पल्स हो गया वो किसके बराबर हो गया, रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया। क्लियर है? तो यही होता है हमारा क्या, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या हो गया कि किसी बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स जितना भी लगता है वो एक्चुअली होता है उसके मोमेंटम चेंज में, या उसके रिजल्टेंट मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है उसके वो बराबर होता है। क्लियर है? तो इसको एक अलग टर्म्स में, अगर हम फोर्स के टर्म्स में, क्योंकि देखिए ये इम्पल्स इक्वेशन जो इक्वेशन है इसको हम लोग रियल में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे हम अपने, मतलब कि जैसे इसका रियल एग्जांपल बताएं तो मान लीजिए कि अगर ये एक बेंड पाइप है और इसके थ्रू अगर ये वाटर फ्लो हो रहा है तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए दे देगा कि कितना फोर्स या थ्रस्ट जो है वो बेंड ने फ्लूइड के ऊपर एग्जर्ट किया, या इसके अपोजिट बोल देगा कि कितना फ्लूइड ने उस बेंड के ऊपर एग्जर्ट किया। तो वो कैलकुलेट करने के लिए इस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जब जो जेट इंजन होता है जब वो टेक ऑफ करता है तो पीछे में कुछ आप देखे होंगे कि, या जब हम लोग किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो क्या करता है, पीछे में बहुत तेज़ी से वो अपना जो फ्यूल बर्न होता है तो अपना एग्जॉस्ट जो होता है वो पीछे की तरफ खींचता है, और जो हमारा रॉकेट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ भी इस पर्टिकुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला तो हमने ये समझ लिया कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स एंड रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में। अगर हम इसको फोर्स की कितना फोर्स लग रहा है इसी इक्वेशन को यूज़ करें अगर हम फोर्स कैलकुलेट करने में, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर में जो टोटल फोर्स रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली dt होगा, तो किसी बॉडी के ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स आया है, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि एक फोर्स तो लगेगा नहीं, बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ जो हमारा फ्लूइड होता है उसमें बहुत सारे हमने फोर्स देखे थे कि आपका विस्कस भी फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, टर्बुलेंस फ्लो होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है, सरफेस टेंशन के कारण भी फोर्स आ सकता है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि
कि उस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर टोटल, मान लीजिए कि टोटल समेशन ऑफ एफ मतलब टोटल एफ फोर्स लग रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उस होल बॉडी के टोटल कितना मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा, अब देखिए फ्लूइड है तो उसमें ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कुछ रेट होगा, किस रेट से वो फ्लो होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अल्टीमेटली जो हमारा इक्वेशन आएगा कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा m डॉट v2 माइनस m डॉट v1। v2 बता रहा है क्या, फाइनल वेलोसिटी को, और v1 बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और m1 और m2 क्या बोल रहा है, मास फ्लो रेट को बता रहा है। क्लियर है कि किस रेट से जो मास है वो फ्लो हो रहा है। तो अगर हम मास फ्लो रेट को अगर हम डिस्चार्ज और रो के फॉर्म में लिखें तो देखिए इसका यूनिट क्या है, रो का यूनिट क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, और डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिला, केजी पर सेकेंड, और यही मास फ्लो रेट का क्या होता है, हमारा यूनिट होता है। तो आप ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि जो मास फ्लो रेट होता है वो एक्चुअली डेंसिटी और उसका जो किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है उसके बराबर होता है। क्लियर है। तो यानी कि हम यहाँ पे m को रो के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ पे रो2 और रो1 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, बट अगर वो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुआ तो उस केस में, अब स्टडी है तो स्टडी के केस में हम लोग देखे थे कि जितना किसी पाइप के ऊपर एंट्री करेगा, डिस्चार्ज मतलब जितना इंटर होगा उतना ही वो बाहर निकलेगा। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। कंटिन्यूटी इक्वेशन याद आ रहा है, वो किसके बेसिस के ऊपर था, उसमें भी अजम्पशन था कि वो स्टडी फ्लो है। क्लियर है। तो स्टडी फ्लो जब कंटिन्यूटी इक्वेशन में आ जाएगा तो हमारा जो डिस्चार्ज हो जाएगा, जितना वो एंटर करेगा उतना ही वो बाहर निकलेगा। तो जो फाइनल डिस्चार्ज इक्वल टू जिस रेट से वो पाइप के अंदर एंट्री कर रहा है, तो यानी यहाँ पे Q2 इक्वल टू Q1 हो जाएगा। और अगर वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो यहाँ पे रो2 इक्वल टू रो1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइनल एक इक्वेशन देखें तो हमारा जो टोटल फोर्स बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा रो क्यू इंटू V2 माइनस V1, वेयर V2 क्या है, V2 इज अ फाइनल वेलोसिटी और V1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है। तो यहाँ से अब देखिए ये जो फोर्स रहेगा तो इसको हम लोग x और y दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सप्लेन भी करने वाले हैं अभी। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा रियल, आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स ये आता है और फोर्स के टर्म्स में ये आएगा कि सब टोटल बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा समेशन ऑफ एफ इक्वल टू रो क्यू इक्वल टू V2 माइनस V1। क्लियर है। ये एक्चुअली चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हमने आगे फर्दर सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है। और अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अगर Fy के बारे में बात करें कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्लियर है ये। तो ये वाला टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यार इसी को हम लोग समझना होगा कि कैसे ये V2x और V1x कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए V2x मतलब क्या कि कहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो ये V2 है और V2 का डायरेक्शन ये है, और मान लीजिए कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ये है, तो ये x है और ये y है। तो जो V2 है मान लीजिए x से θ2 एंगल बना रहा है, तो इस केस में हमारा V2x कितना हो जाएगा, V2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। और मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर वो फ्लो होगा तो पॉजिटिव, यानी कि हम लोग जनरली ये कंसिडर करते हैं कि इसको, इस कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है x के तो पॉजिटिव होगा, अगर फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर यही इसका अपोजिट हो जाए कि मान लीजिए कि फ्लो इस डायरेक्शन में होता है x डायरेक्शन के, तो हम लोग उसको नेगेटिव कंसिडर करते, और y डायरेक्शन में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लोग उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मतलब V2x जो यहाँ पे ये V2x x डायरेक्शन के अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो V2
इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और v1x क्या हो जाएगा, मतलब 1 मतलब एंट्री के पास, तो एंट्री के समय में इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा v1 cos थीटा, और क्योंकि ये भी एक इस डायरेक्शन में तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखिए v2y अगर हम देखते हैं तो v2y मतलब क्या, v2 का y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा v2 साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। और v1y क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा v1 साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा 2 हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर अभी हम लोग और न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है और ये इक्वेशन याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। मतलब ये इक्वेशन से ही ये दोनों इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो ये आप चाहो तो ये तीनों इक्वेशन मतलब इसी को हम लोग x और y में रिजॉल्व कर दिए हैं। तो ये इक्वेशन काम आने वाला है, ये इक्वेशन स्टेटमेंट के लिए काम आने वाला है और ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। उसमें हम लोग ये निकालेंगे कि अगर एक पाइप है और पाइप अगर वो बेंड है, क्लियर है, या कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारा जो घर में ही अगर वाटर का सप्लाई होता है तो कहीं पे हमारा पाइप जो होता है वो इस तरह के होता है और यहाँ पे एक बैंड लगे रहता है। अगर इसको मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो यहाँ पे एक बैंड लगे रहता है। तो अगर मान लीजिए फ्लूइड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं कि अगर यहाँ से वाटर आया तो इस पर कितना इम्पल्स या कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्लियर है। तो वही हम लोग इसका यूज करेंगे इसी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का। तो देखिए हमने क्या कंसिडर किया है कि एक पाइप है, जो पाइप है वो एक बेंड के फॉर्म में है। अब बेंड के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली यहाँ से जब वो वाटर यहाँ पे एंट्री करेगा, तो जब वाटर इंटर करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका प्रेशर रहेगा एंट्री के समय में। तो टोटल प्रेशर फोर्स हमारा कितना लगेगा, प्रेशर इंटू यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो P1 इंटू ए। तो ये हमने जो ब्लैक में ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया है ये टोटल फोर्स दिखा रहा है P1 इंटू A1 ड्यू टू प्रेशर। और वैसे ही जब ये फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा तो इस बेंड के ऊपर में अब जैसे निकलेगा तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ आप जानते हैं कि जैसे ही ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब वो इंटर कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है प्रेशर के कारण, और जो जिस डायरेक्शन में वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर के कारण पे हमारा क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो ये हमारा P2 इंटू A2 हो गया जो कि फोर्स लगा रहा है। जैसे ही वो फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो ये एक तो हो गया प्रेशर के कारण। अब मान लेते हैं कि जो फ्लूइड एलिमेंट इसमें फ्लो हो रहा है उसका जो वेट है वो W है, क्लियर है। तो वेट हमने W कंसीडर किया हुआ है। और इसके साथ में अब हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि टोटल जो है इसके ऊपर में कितना फोर्स जो है वो लगने वाला है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि जब ये फ्लो हो रहा है, जब ये पानी इसमें फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड के ऊपर में जो बेंड है, मतलब कि ये जो पाइप ऐसे बेंड है, तो हमने पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि आर जो है एक्चुअली वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो एक ये जो आर जो दिखाया जा रहा है, ये आर एक्चुअली जो है वो जो हमारा बेंड है वो फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो एक्चुअली हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते थे, लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए आर जो है यहाँ पे बता रहा है फोर्स exerted by bend on fluid, क्लियर है। और W क्या है, W जो है वो वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड है। बाकी P1 A1 तो पता ही है क्या प्रेशर फोर्स हो जाएगा, P2 A2 एग्जिट के समय में प्रेशर फोर्स हो जाएगा। तो
तो अगर हम टोटल फोर्स का बात करें और अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है। तो ये बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो एक्चुअली उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। अब चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू v2 माइनस v1। v2 इज अ फाइनल वेलोसिटी, v1 इज अ इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस देखिए इस वाले इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो साइन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये वाले कंसेप्ट को, या जो हमारा जो डेरिवेशन भी हुआ है वो इसी कंसेप्ट को लेके हुआ है। अगर आप x के इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर आपकी वेलोसिटी आ रही है तो पॉजिटिव, अगर y के अपवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। बाकी सब निगेटिव मतलब क्या कि अगर आप लेफ्ट साइड में x के मूव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी y के डाउनवर्ड साइड में अगर आपको मिलेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल अगर x, तो ये जो टोटल फोर्स हुआ वो इस टर्म्स में आया, तो अगर हम x के टर्म्स में लिखें तो इन x डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fx, मतलब कि x डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम में चेंज आया। क्लियर है। तो x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पाइप है वो एक इंक्लाइंड फॉर्म में है, तो अगर हम x डायरेक्शन में, अगर हमारा ये x डायरेक्शन में और हमारा प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा एंगल में, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, P1 इंटू A1 इंटू कॉस थीटा 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो टोटल फोर्स मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स दिखाए हैं, और रियल फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से, ये V1 भी रहेगा और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F1, तो ये P1 A1 इंटू कॉस थीटा 1। क्लियर है। अब क्योंकि इसका देखिए अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया है। क्लियर है। अब जैसे ही यहाँ से निकल रहा है तो हमेशा जो है जिधर से पानी निकलेगा उसके जस्ट अपोजिट, या मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो हम प्रेशर फोर्स को इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इसके इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैसे ही वो निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स फील होता है उस पाइप के ऊपर में। तो ये हो गया हमारा क्या, P1 A1 इंटू कॉस थीटा 1। अब प्रेशर का देखिए, तो प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है। क्लियर है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो जो हमारा रियल में जो F2 फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में फील हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन मतलब हमारे जो एजम्पशंस है उसके अपोजिट साइड में आ रहा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और प्लस एंगल कितना बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा P2 A2 इंटू कॉस थीटा 2। क्लियर है। ये प्लस हमने ये कंसिडर किया है कि मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने R को बस ये ऐसे कंसिडर कर लिया है कि R इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो मान लेते हैं कि आप सेम एग्जाम्पशंस को लेके जाएंगे, तो अगर हमारा R पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा माना हुआ एजम्पशन सही है, और अगर नेगेटिव आ गया मतलब हमारा R जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसको और देख लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो R जो है, जो कि फोर्स हमारे बेंड के ऊपर है, वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, तो उसका x कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा Rx। तो इसका x कंपोनेंट क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव हो गया। तो ये रहा हमारा एक तरीके से टोटल x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स एंट्री के समय में, प्रेशर फोर्स एग्जिट के समय में, और प्लस बेंड के द्वारा फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया Rx इन x डायरेक्शन। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है ये चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है, रो क्यू इंटू V2x माइनस V1x। तो ये जो रो क्यू हो गया, अब देखिए V2x निकालना होगा हमें और V1x निकालना होगा। तो V2x क्या हो जाएगा हमारा, V2x हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये जो V2x है तो यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा फ्लूइड क्या है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो
तो जो यहाँ पे V2x जो हमारा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखिए x डायरेक्शन में अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो V2 का x डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 cos थीटा 2। यहाँ पे मान लीजिए थीटा 2 लगा रहा है, तो V2x कितना हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। मतलब अगर मैं रेड से इसको शो करने की कोशिश करूँ तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा V2 cos थीटा 2 और ये हो जाएगा हमारा V2 sin थीटा 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 cos थीटा 2 हो जाएगा V2x। और एंट्री के समय में अगर आप देखिए हमारा फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन से ऐसे एंटर कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो मतलब एक कंपोनेंट हमारा ये हो जाएगा V1 cos थीटा 1 और ये हो जाएगा हमारा V1 sin थीटा 1। तो क्या हो जाएगा हमारा V1x, मतलब इस डायरेक्शन में हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस V1 cos थीटा 1। क्लियर है? तो होप आपको ये V2x और V1x इस केस में समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ ही पे साइन का होता है। पहला बात तो आपको ये वाला साइन कंसेप्ट याद रखना है। क्लियर है? अभी इसमें मैं 3 से 4 बार इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला आपको क्या याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन याद रखना है कि मतलब अगर राइट साइड में अगर आप मूव करेंगे x के तो आप पॉजिटिव लेंगे, अगर y के अपोजिट साइड में मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप x के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो निगेटिव, और डाउनवर्ड साइड y के मूव करेंगे तो भी निगेटिव रहेगा वो। ठीक है? तो अब हमने ये कैलकुलेट किया कि अब हमारा फॉर्मूला से जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से उससे हम जानते हैं कि अगर हमें टोटल x डायरेक्शन में अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लें कि टोटल x डायरेक्शन में टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो समेशन ऑफ Fx कितना लग रहा है, वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स, जब फ्लूइड इंटर कर रहा था तो कुछ प्रेशर से इंटर करेगा, तो जब वो प्रेशर से इंटर कर रहा था तो ये जो प्रेशर फोर्स लग रहा था वो P1 × A1 के बराबर था। तो उसको हमने रिजॉल्व कर लिया x डायरेक्शन में। तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इसको रिजॉल्व किए, तो हमारा जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव साइन लिया है उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करने से मिला, तो इसीलिए हमने P1 A1 × cos थीटा 1 पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि P2 A2 जो है वो इसके इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को अगर हम इस यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? तो यानी कि ये हमारा जो है वो क्या होने वाला है, निगेटिव हमको मिलने वाला है। क्लियर है? तो निगेटिव जब हमको मिलेगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तो माइनस P2 A2 × cos थीटा 2, प्लस हमने ये एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में R, मतलब कि फ्लूइड के ऊपर बेंड ने एक फोर्स लगाया, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने माइनस RX लिखा। तो ये रहा हमारा टोटल फोर्स, प्रेशर फोर्स एंट्री के समय, प्रेशर फोर्स एग्जिट के समय में, और बेंड के द्वारा फ्लूइड पे ये RX फोर्स लगाया गया। क्लियर है? तो ये टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम का इन x डायरेक्शन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, रो क्यू V2x माइनस V1x। तो रो क्यू और V2x मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी ये है इन x डायरेक्शन, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है V2 cos थीटा 2। तो मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा जा रहा था उसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब हम पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो जब हम x डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो वो ये मिलेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब कि माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए माइनस साइन आ गया, और ये V1x का जगह हमने क्या लिखा, V1 cos थीटा 1। तो ये हमारा x डायरेक्शन के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं y डायरेक्शन के लिए। तो देखिए जब हम लोग y डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में एंट्री कर रहा था, तो एक कंपोनेंट ये हुआ, दूसरा कंपोनेंट ये हुआ, तो इस कंपोनेंट में जो हमने एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, P1 A1 × sin थीटा 1। क्लियर है? तो प्रेशर फोर्स को जब हमने इसमें रिजॉल्व किया तो ये हमारा आ गया। अब आप इसको देखेंगे कि ये जो प्रेशर फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो इसका एक यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है,
इसका एक कंपोनेंट, तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है, तो एक कंपोनेंट तो हमारा ये आ गया था, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे एग्जम्पशन डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या आ गया, -P2A2 इंटू साइन थीटा 2। क्लियर है? ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा 2 प्लस RY। अब देखिए, ये जो R को X में एक इधर रिजॉल्व किए, तो ये इस डायरेक्शन में था तो निगेटिव, लेकिन ये R ऊपर की डायरेक्शन है, मतलब कि हमारे एजम्पशन डायरेक्शन के है, इसलिए हमने प्लस RY लिख लिया। प्लस वेट जो है वो हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, माइनस W लिख लिया। देखिए, केवल वेट को हम लोग किस डायरेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि वेट जनरली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, वाई डायरेक्शन में ही, मतलब कि एकदम डाउन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो हम केवल जब सब वाई डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तभी हम वेट को कंसिडर करेंगे। एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई वेट नहीं लगता है, हमेशा वेट क्या लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। तो इसलिए हम जब वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग वेट को कंसिडर करेंगे। तो ये तो प्रेशर फोर्स ये दोनों हो गया, ये वाई हो गया रिजल्टेंट जो ये फोर्स लग रहा था उसके कारण, और ये वेट के कारण। तो एक्स वाई डायरेक्शन में टोटल ये फोर्स लग रहा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब यहाँ पे है ना, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू रो क्यू इंटू V2y माइनस V1y। तो मतलब इस केस में अगर हम V2y लिखें, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2 मतलब फाइनल, y मतलब y डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे ये जो V2 है, तो एक तो ये कंपोनेंट होगा, एक ये हो गया। अब ये देखिए, आप खुद बताइए ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। नीचे की तरफ जा रहा है तो निगेटिव, तो मतलब निगेटिव क्या, -V2 साइन थीटा 2, तो वही लिखेंगे हम क्या, -V2 साइन थीटा 2। क्लियर है? प्लस इनके बीच में माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन। अब प्लस देखते हैं V1y मतलब क्या, कि ये वाला इस एंट्री कर रहा है, तो एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ, तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो मतलब पॉजिटिव, तो माइनस साइन ऑलरेडी ये वाला जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू रो क्यू V2y माइनस V1y। तो V1y क्या हो जाएगा हमारा, V1 साइन थीटा 1। क्लियर है? तो यहाँ से x डायरेक्शन को जब हम रिजॉल्व किए तो ये इक्वेशन नंबर 1 आया, y डायरेक्शन के लिए रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आएगा। जब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रेशर मान लीजिए सब डेटा दिया हुआ रहेगा और 2 अननोन रहेगा, Rx और Ry। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम Rx और Ry निकाल लेंगे। तो अब हमें ये निकालना होगा कि रिजल्टेंट टोटल या नेट, ये एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा, वाई डायरेक्शन में, लेकिन हमें ये पूछेगा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा याद रखिएगा, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। क्लियर है? और ये पूछेगा कि किस डायरेक्शन में, तो एक किस डायरेक्शन में मतलब कि R जो है वो x के साथ कितना एंगल बना रहा है, किस एंगल में वो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू Ry डिवाइडेड बाई Rx। क्लियर है? तो यहाँ से आपका tan थीटा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को यूज करेंगे, किसी भी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। अब ये तो एक कंसेप्ट हमने देखा। अब जब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब हम लोग प्रैक्टिकल मतलब कि एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे एक बार और ये रिवीजन हो जाएगा। तो होप आपको, मतलब कि मैं एक बार जाने से पहले एक बार समराइज कर देना चाहता हूँ कि आपको इसमें क्या याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। ये 2 चीज़ हो गया। स्टेटमेंट तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ में आप ये डायरेक्शन को याद रखिएगा कि किधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और किधर निगेटिव ले रहे हैं, और प्लस आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए। तो इसके ऊपर में, हालांकि अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने का तो बर्नॉलेज तो आपको करके ही जाना है। और न्यूमेरिकल अगर आप मान लीजिए कि अगर अभी बहुत से स्टूडेंट तो पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किए हैं क्योंकि कोई क्वेरीज कुछ नहीं आता है, तो ठीक है, वो आप देखिए
लेकिन हाँ, अगर आप रस में फिर पढ़ेंगे तो आप ये स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा और लास्ट में ये वाला याद रख लीजिएगा। क्लियर है? बाकी ये तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ऑलरेडी एक बार हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है फिर।